हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अटल स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने देखा लास्ट पेपर में हमने फिजिक्स सेकंड का पेपर जो कर रहे थे उसमें हम लास्ट वीडियो में 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अभी वीडियो में हम 51 to 100 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 51 इक्वेशन E इज इक्वल्स टू पी सी इज़ वैलिड। ये रिलेटिविस्टिक के लिए होती है, फॉर रिलेटिविस्टिक। एंड रिलेटिविस्टिक में आपका इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी जो उसका मास है वो वेरी करता है। ओके, 1 - v² अपॉन c²। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ओवरऑल आपका सिर्फ क्या होगा, फोटोन। तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल जनरेटिंग फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक ये लास्ट जो वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था वो यही था 50। एंड देन इन्होंने इसका भी जो ऑप्शन है वो कंप्लीट नहीं दिया हुआ था। और यहाँ पर भी जो आप ऑप्शंस देख सकते हैं वो इसके क्वेश्चन के मतलब सिमिलर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो आपका डिलीट ही हो गया था। नेक्स्ट, a photon has velocity c in inertial frame s moving with velocity v with respect to another inertial frame s prime, then its velocity as observed from s prime will be। तो आपको पता है रिलेटिविस्टिक पढ़ते तब हम कि जब जो दो फ्रेम है जो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी मूव करी, मान लीजिए ये एस है और ये एस प्राइम है, यहाँ पर कोई पॉइंट पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ यू एक्स है, ये इस डायरेक्शन में मूव करी। ओके, जो एस प्राइम है वो एस के रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में मूव करी, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए इस फ्रेम से देखने पर यू एक्स प्राइम है। तो हम उसकी फॉर्मूला हो जाएगा आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से बाय यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन c²। ओके, देन यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देंगे हम सिंपल सा, यू एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू यू एक्स, यहाँ पे क्या दे रखा है आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी, वो क्या है c। ओके, c माइनस वी अपॉन 1 माइनस सी इंटू वी अपॉन c²। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो c माइनस वी एंड ये c ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो वेलोसिटी वो क्या आ गई यहाँ पर c। और ओवरऑल अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन यही था, उसमें आपको एनर्जी दी हुई थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ये फोटोन के लिए हो सकता है। और फोटोन जो है वो रिलेटिविस्टिक में होता है, और रिलेटिविस्टिक में आपकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी लाइट की वेलोसिटी की इक्वल होती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी बिना सॉल्व करे भी बता सकते थे कि फोटोन है तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है सी ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मास इज लॉस्ट व्हेन 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टर्न्स टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ पे हाउ मच मास लॉस्ट पूछ रहे हैं। आपको यहाँ पर टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर से आइस में कन्वर्ट करें। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मास में कोई लॉस नहीं होगा। ओके, मास में यहाँ पर ओवरऑल कोई भी लॉस नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 55 अ मेसन इज मूविंग विद स्पीड 0.8 c relative to ground if its time of flight its frame is 2 into 10 to the power minus 8 second, then how far the meson will travel relative to ground। okay, तो यहाँ में t निकालना है। ओके, ये मान लीजिए आपका s में है और ये s प्राइम में, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो टाइम होगा वो 1 माइनस v² अपॉन c² होगा। तो यहाँ से हम टी नॉट निकाल लेंगे, सॉरी ये टी है और ये हमें टी नॉट निकालना है, एस में निकालना और ये एस प्राइम में दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, टी अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। एंड देन यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके ओवरऑल क्या आ जाएगा 0.6 एंड ये 10 एंड ये 3, देन 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हाउ फॉर, मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका जो वेलोसिटी है और टाइम, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 0.8 c इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। देन आप इसको सॉल्व करेंगे c की वैल्यू रखने के बाद, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। With what velocity should a rod be moved in the direction inclined at 60 degree to its length so that
apparent contraction of 10% may be found in the length of road. तो जो आपका रोड है वो 60 डिग्री एंगल पे, तो जो आपकी जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितना होता है आपका 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ओके, देन यहाँ से हम वैल्यू पुट आउट कर देंगे. तो √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एल नोट एंड कोस 60 डिग्री आ जाएगा. ओके, आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते थे जहाँ पर कंपोनेंट करते आप, जैसे मान लीजिए रोड है उस 60 डिग्री पर है, अब आप इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते और एक वर्टिकल कंपोनेंट करते, लेकिन आपका जो हॉरिजॉन्टल है वही मूव करता है, वर्टिकल वैसा का वैसे ही रहता, तो आप एल साइन थीटा ऐसा कैसे ही लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखते हैं एल कोस थीटा. ठीक है, एंड देन आप फिर उसका रिजल्टेंट निकालते, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है आपका अंडर रूट के अंदर पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाता, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग करते तो भी यही आता. ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया ये फॉर्मूला भी. तो इसमें आपकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4. अब आपको इसमें लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमें 10%, और कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है L - L नोट अपॉन L नोट. ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी प्रॉपर लेंथ है वो L नोट है, और वो किस में S प्राइम में, और आपके कॉन्ट्रैक्शन होता है वो S फ्रेम में होता है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा. वैसे मैंने L - L नोट लिख दिया, L नोट - L भी लिख सकते थे, लेकिन ठीक है मैंने ऐसे प्रूफ किया इसको. ठीक है, तो आपको कितना दिया हुआ है 10%. 10% का मतलब कितना हो गया 10/100 1/10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 1/10. तो यहाँ से आप देखें कि मैं L/L नोट कितना आ रहा है मेरा, यहाँ से अगर L/L नोट देखें तो कितना हो रहा है √1 - v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर. ओके, इससे 4 इसके नीचे 4c स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा √1 - v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 1/10. एंड देन मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो कितना हो जाएगा 11/10, और स्क्वायर करेंगे तो 121 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 - v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर. ओके, एंड देन आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 - 21 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर 25, देन v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √21 अपॉन 25c. जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.872c आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी आप क्या ले चुके हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही ले रहे हैं अपन. ओके, इसलिए आप इसमें नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी लेंथ में. ठीक है ना. Next, a vector in the system S prime is represented by 8ik plus 6jk. The vector can be represented in the system S by, तो आपको जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन से मूव कर रही है आई केप डायरेक्शन में. और मैंने अभी आपको बताया कि ये डायग्राम बना के कि जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, आपका हॉरिजॉन्टली चेंज होता. तो हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पे आई केप वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब आपका जो एक्स कंपोनेंट है वही चेंज होगा, जे वाला कंपोनेंट चेंज ही नहीं होगा. तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगर आपको निकालना है कि आई के कैसे चेंज होगा एक्स कंपोनेंट, तो भी आप इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा के निकाल सकते हैं. तो वो कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x नोट 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. जब आप वैल्यू पुट आउट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे तो आपका वापस आंसर यही आ जाएगा 0.8c होल स्क्वायर c स्क्वायर. तो 8 इंटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, और ये आपका कितना आ गया 4.8. तो आप इसमें सॉल्व भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass m moving with velocity v hits another body of same mass moving with same speed v but in the opposite direction and stick to it. The velocity of the compound body after collision is, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, कोलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे हम. और एक पार्टिकल है जो मास एम है और वो वी वेलोसिटी से आ रहा है, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में इधर से आ रहा है, उसका मास भी सेम है. और ये ओवरऑल कोलिजन के बाद क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, मतलब दोनों जुड़ गए. तो अब आपका ओवरऑल मास कितना हो गया 2m. मान लीजिए कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, वी वेलोसिटी से. तो जो आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इधर हो जाएगा, एंड ये 2m v हो जाएगा. यहाँ पर आप u लिख देते हैं.
तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0, मतलब उसकी लास्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब वो मूव ही नहीं करेगा, वही रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल। डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल क्या शो करता है आपका, वर्चुअल वर्क, और वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड देन फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग डी अपॉन डी टी। तो एफ इज इक्वल्स टू पी डॉट लिख सकते हैं आप इसमें। तो एफ आई जनरल बात करें अपन तो कितना आ जाएगा 0, एंड वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो कितना आ जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ कॉनिक r is equals to p upon 1 plus epsilon cos theta when p and epsilon are constant. The force under the which particle is moving is proportional to nth power of r, here n is। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, क्लासिकल में आप जो पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स निकालेंगे, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ पाथ। और इक्वेशन ऑफ पाथ क्या यूज़ करेंगे, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं इसमें, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपकी, जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम इन ब्रैकेट डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन यू, वेयर यू इज़ 1 अपॉन आर। ठीक है, जो आपको आर दिया हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एप्साइलम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पी। एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं अपन इसका, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस एप्साइलम माइनस एप्साइलम साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा ये माइनस और ये कोस थीटा। अब वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, ठीक है। देन जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम, ये कितना आ जाएगा माइनस ई बाय पी कोस थीटा प्लस यू था, तो यू की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एप्साइलम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन यू। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कौन सी टर्म बच जाएगी ओनली आपके 1 अपॉन पी। तो क्या आ जाएगा जे स्क्वायर यू स्क्वायर एम अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फंक्शन 1 अपॉन यू। इसका मतलब आप देखें यहाँ पर कि जो ओवरऑल फंक्शन है 1 अपॉन यू का, वो किसके साथ वेरी कर रहा है, यू स्क्वायर के साथ, लेकिन 1 अपॉन यू क्या हो जाएगा आपके आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 1 अपॉन यू आर हो गया, मतलब फंक्शन जो आर का होगा वो किसके साथ करेगा, आर यू की पावर -2 के साथ। तो आपका ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज a proton is accelerated with potential V, its de Broglie wavelength is lambda, the de Broglie wavelength associated with deuteron which is accelerated with potential 2V will be। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल लगाएंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एंड आपका जो मोमेंटम है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट होता है, √2m। ये अगर मैं इसको मान लूँ कि ये किसके लिए, प्रोटोन के लिए, ये हो गई आपकी प्रोटोन की। ओके, एंड देन ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट होती है, ठीक है। तो आपका जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दोनों का रेस्ट मास क्या होता है, सेम ही होता है, सिमिलर होता है, मतलब जस्ट 1 का डिफरेंस होता है इनके अंदर। तो आपके यहाँ पे जो ड्यूट्रॉन है उसका मास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mp, मतलब प्रोटॉन के मास का ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा डी निकालूँ फॉर ड्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू √2m, ये तो 2 फॉर्मूले का हो गया, और ये मास कितना होगा इसका 2mp, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टेट एनर्जी होगी, वो क्या होगी E इज इक्वल्स टू QV, ठीक है। देन यहाँ पर आपके लिए कितना आ जाएगा, इन्होंने दिया हुआ है कितने वोल्ट से कितने पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं हम इसमें 2V, और यहाँ पर V पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 2mPV, ठीक है। एंड देन यहाँ से देखा जाए तो लेमडा डी कितना आ रहा है, ये 2 और 2 बाहर निकाल लेते, 2 हो जाएगा, और 2mPV हो रहा है, और ये 2mPV किसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू है, ठीक है। एंड देन लेमडा डिवाइडेड बाय 2, तो जो आपकी ड्यूट्रॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लेमडा बाय 2। तो जो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 इज k, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल इज।
तो यहाँ पे आपको रिलेटिविस्टिक का यूज़ करना है। रिलेटिविस्टिक में आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसे होती है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4। लेकिन आपकी जो एक्चुअल में एनर्जी होगी वो कितनी होगी, आपकी जो रेस्ट मास है एम नोट सी स्क्वायर प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एम नोट सी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपकी जो पी सी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी के अंडर रूट 2 प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ओके, एंड लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका एच अपॉन पी। अगर मैं ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, और पी सी की वैल्यू मैंने यहाँ से, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ठीक। ओके, इसमें आपको सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल करके एक सिंपल टर्म फॉर्म निकालनी। ओके, देन उसके अकॉर्डिंग आपका जो कितना हो जाएगा 2 एम नोट सी स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें वो थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर इज, आपको ये ऑपरेटर दे रखा है ए के, ठीक है, मैं मान लेती हूँ ए के पे, और इसके आपको क्या निकालने है कि कौन सा इसमें आइगन फंक्शन है। तो जो आपको कोई ऑपरेटर होता है वो किसी आइगन फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो जो कैसे फॉर्म में होगा कि उसकी कोई आइगन वैल्यू होगी और वापस से आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। ओके, देन आप यहाँ पे सिंपली डेरिवेटिव करके देख सकते हैं एंड देन वैल्यू पुट आउट करके अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है आइगन वैल्यू और वापस से फंक्शन मिल जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इसका आइगन फंक्शन हो जाएगा। तो हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। शाई में एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। फिर एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x बाय 2। तो ये कितना हो गया ओवरऑल माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखती हूँ, माइनस एक्स शाई। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे अपन इसका तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स डी शाई बाय डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस शाई, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर मैं डी शाई बाई डी एक्स की वैल्यू वापस कितनी रखूँ, माइनस एक्स शाई। तो माइनस एक्स तो ये था ही, माइनस एक्स शाई वापस आ गया एंड देन माइनस शाई, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर शाई माइनस शाई। ओके, एंड देन ये इसमें शाई का मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये हुआ है सारा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम ए के शाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू शाई, जो कि आपका क्या था डी टू शाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शाई, और ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर शाई माइनस एक्स स्क्वायर शाई। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई तो आपके ओवरऑल क्या आ रहा है माइनस शाई। तो ये जो आपकी हो गई इसकी आइगन वैल्यू मतलब -1 एंड ये आपका वापस से फंक्शन मिल गया। तो आपका ऑप्शन 1 ही इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 64 इज multiplication of two linear operator is always commutative, never commutative, not necessarily commutative, always a unit operator। जो आपके लीनियर ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ओके, तो एक तो ये इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गई इसकी प्रॉपर्टी। अब ये पूछ रहे कि ऑलवेज कम्यूटेटिव, ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हमेशा कम्यूटेटिव, नेवर कम्यूटेटिव ऐसा भी नहीं हो सकता, ऑलवेज ए यूनिट ऑपरेटर ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जे माइनस इज इक्वल्स टू जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई देन द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर जे जेड जे माइनस इज। जो आपके जे माइनस है ये आपके क्या होते हैं, जे माइनस और जे प्लस लेडर ऑपरेटर होते हैं। ओके, क्या होते हैं आपके लेडर ऑपरेटर, और इसमें भी आपका जे माइनस तो आपका क्या होगा यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर, एंड जो जे प्लस होगा वो क्या होगा आपका लोअरिंग ऑपरेटर। ये क्वांटम में पढ़ते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप एंड मैं आपको ये आपके जो एंगुलर मोमेंटम है उसका कम्यूटेशन के फॉर्मूले हैं। ओके, ए आई जे के एंड जे के। ओके, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे तो बस वैल्यू पुट आउट कर देंगे। जे माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, तो जे जेड जे एक्स माइनस आयोटा जे जेड जे वाई। तो आपका इसमें साइक्लिक ऑर्डर चलना चाहिए, जे एक्स जे वाई एंड जे जेड। तो जेड के बाद एक्स ही आएगा, तो ये तो सही चल रहा है फॉर्म। तो आयोटा एच क्रॉस जे वाई बच जाएगा,
माइनस आयोटा जेड के बाद वायर, तो ये उल्टा हो गया, इसका मतलब माइनस आयोटा एच क्रॉस, और ये कितना आ जाएगा जे एक्स हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन हो गया, तो माइनस एच क्रॉस जे एक्स, एंड ये कितना हो जाएगा प्लस आयोटा एच क्रॉस जे वाई। तो यहाँ से मैं माइनस एच क्रॉस कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, जो आपकी वापस से किसकी वैल्यू आ गई, आपके राइजिंग ऑपरेटर की। तो ये क्या हो जाएगा एच क्रॉस एल माइनस विद माइनस, तो ये आपका ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If A and B are self-adjoint operators, which of the following statements is not true? तो AB plus BA is self-adjoint, iota AB minus BA is self-adjoint, AB is self-adjoint only if AB is equals to BA. AB will never be self-adjoint. तो जो आपका यहाँ पे होगा ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB will never be सेल्फ एडजॉइंट, जबकि ए और बी दोनों ही क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। और अगर ये गलत मान लेंगे हम कि मान लीजिए ये सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए बी और बी है वो भी सेल्फ एडजॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है ना। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है आपका, कि उसका डेगर करे तो वापस से वही मिल जाए, उसका स्क्वायर करे तो भी वापस से वही मिल जाए। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर प्रोडक्ट इज जीरो। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो। ये करेक्ट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो कम्यूटेटिंग। यस, प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी, अगर ऐसा है तो वो आपका जो प्रोडक्ट है उन दोनों का भी वो भी क्या आएगा, उसी प्रॉपर्टी को शो करेगा जो ए और बी शो करते हैं। द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज ऑलवेज अ प्रोजेक्टर ऑपरेटर, और शाई इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर ओनली व्हेन शाई इज नॉर्मलाइज्ड। ऑब्वियसली ये शाई नॉर्मलाइज होगा तभी ये कंडीशन फुल होगी, तो आपका ऑप्शन इसमें थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इफ ए एंड बी आर टू ऑपरेटर विच कम्यूट विद देयर कम्यूटेटर ए बी, देन ई टू द पावर ए टू द पावर बी इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपको कम्यूटेशन नहीं निकालना है, ये आपका सिंपल सा है, मैथमेटिकली होता है। जैसे कि आपके जो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, एड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कम्यूटेशन में क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा टर्म भी आएगी, ये वाली टर्म और आएगी ई के पावर में। तो आपका इसमें ऑप्शन जो होगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स इज गिवन बाय दिस। जो आपका वन डायमेंशन बॉक्स है उसके लिए दे रखा है। ठीक है, यहाँ आपके वी कितना है, इन्फिनिटिव, यहाँ 0। तो ये आपको पता चल रहा है कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, मतलब आपकी ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है। तो अगर मैं देखूँ तो ग्राउंड स्टेट का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, ऐसा 0 to a, और मैं a/2 तक की बात करी तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1, लेकिन हाफ रेंज में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, हाफ हो जाएगी। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, मोड ऑफ शाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन जहाँ से भी आपको निकालना है। तो आप इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तब भी यही आएगा, लेकिन मेरा मानना यही सही रहेगा कि पेपर में आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करें, आप थोड़ा सोचें कि हाँ ठीक है कैसे इजीली हो सकता है, वरना आप इतने 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में नहीं हो पाएंगे ऐसे फिज़िक्स के। ठीक है, और काफ़ी इजी पेपर है, इसमें इतना कोई लेंथी नहीं है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ बेसिक क्या है इसका। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मेरे मानने यही है कि आप थोड़ा डायग्राम याद करके जाएं कि जो सिस्टम में आप उनके जो कर्व्स होते हैं, जो उनकी इक्वेशंस होती है, वो आप सीधे डायरेक्ट ही याद कर ले, ताकि वहाँ पर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 70. A particle of mass m is incident on a rectangular potential barrier of height v naught and width a. When its energy approaches the barrier height, the transmission coefficient is. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है, और वो क्या होगा आपका, जो आपके ट्रांसमिशन वाला होगा और इंसिडेंस वाला होगा, उसका मोड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर आपको बेरियर हाइट क्या है, एनर्जी अप्रोचेज द बेरियर हाइट, मतलब जो आपको ई है वो कहाँ जा रहा है, वी के पास जा रहा है। इसका मतलब ई ऑलरेडी क्या है, छोटा है। तो आप जब रेक्टेंगुलर पढ़ेंगे हम तो उसमें आप देखेंगे कि इस टाइप का होता है, और ये आपकी बेरियर की
हाइट हो गई, ओके, बैरियर की हाइट हो गई। एंड देन मान लीजिए अभी एनर्जी क्या है आपकी, फर्स्ट केस की बात करें हम, एनर्जी ई है, जब ई इज़ लेस देन वी नॉट है, ओके, तब आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन और जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू सीधी सी निकल के आती है। जैसे आपकी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आएगी टी इज इक्वल्स टू 1 + 4e एंड 4e वी नॉट माइनस ई, एंड आपका जो ऊपर होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए, ओके, एंड देन उसकी पावर -1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अपन पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी वैसे डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन से ही आए। अगर मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट रीजन लूँ, सेकंड रीजन लूँ एंड थर्ड रीजन लूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके वेव फंक्शन निकालूँ एंड देन कोफिशिएंट निकालूँ, फिर उसका मोड स्क्वायर करूँ, तब भी वहाँ पर आपको ये वैल्यू तो याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करके आई है। तो वहाँ पर भी हम जब क्वांटम में पढ़ते तब भी हम इसको याद ही रखते, तो आप यहाँ पर भी याद ही रख सकते। अब यहाँ पे बस आपको एक कंडीशन लगानी कि जब ई टेंस टू वी नॉट, ओके, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए अल्फा इज इक्वल्स टू होता है अपना 2m e माइनस वी नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, इसका मतलब अल्फ़ा ए भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो आपका जो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे t इज इक्वल्स टू 1 + वी नॉट स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर 4e वी नॉट माइनस ई टू द पावर -1, ओके, एंड देन अल्फ़ा की वैल्यू पुट आउट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 1 + वी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m e माइनस वी नॉट, सॉरी यहाँ वी नॉट माइनस ई होगा, कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, ग्रेटर देन वाला, तो ये वी नॉट माइनस ई होता है एंड देन वी नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाय 4e h क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, ओके, एंड देन होल पावर -1। बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब तो कितना आ जाएगा 1 + m वी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e h क्रॉस स्क्वायर, ओके, -1। और वापस हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जैसे E इज अप्रोचेस वी नॉट, तो मैं वी नॉट बाई ई को क्या लिख सकती हूँ 1, तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगा, तो 1 + m वी नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h क्रॉस स्क्वायर टू द पावर -1। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द क्लासिकल लिमिट इज, तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो कितना होता है आपका इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पे लिमिट निकालनी, तो जो आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी, वो इसमें क्लासिकल लिमिट क्या होती है, जो आपकी एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आ जाए। तो आपकी एनर्जी इसमें क्या होती है, ½ m ω² एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके ½ h क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा h क्रॉस m ओमेगा √, और ये अपनी क्वांटम में एक वैल्यू लेके चलते कांस्टेंट, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू लेके चलते, जो कि अपनी वो होती है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है m ओमेगा अपॉन h क्रॉस। तो ये हो जाएगी आपकी 1/अल्फ़ा, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो जो आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी 1/अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। और साई एक्स जो होता है, जनरल फॉर्म जो होती है हमारी साई की, वो होती है हमारे 2 to the power n फैक्टोरियल n √π अल्फ़ा होल टू द पावर 1/2 एंड h n अल्फ़ा एक्स, जहाँ पे ये हर्माइट फंक्शन हो गया e टू द पावर -अल्फ़ा x²/2। अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा अल्फ़ा √π टू द पावर 1/2, और ये 1 हो जाएगा पूरा, एंड ये कितना हो जाएगा e टू द पावर -अल्फ़ा x²/2। बस यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करके इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम, तो -1/अल्फ़ा एंड देन कितना हो जाएगा अल्फ़ा √π टू द पावर 1/2 उसका होल स्क्वायर एंड e टू द पावर अल्फ़ा² x²/2 उसका भी होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये इंटीग्रेशन -1/अल्फ़ा टू
1 अपॉन अल्फ़ा एंड देन 1 अल्फ़ा अंडर रूट पाई, ये तो आपका क्या आ गया, बाहर आ गया। एंड देन ये आपका कितना हो गया, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगर मैं यहाँ पर इसको इवन फंक्शन मान पता चल गया है तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस बाहर ले लेते हैं, 2 अल्फ़ा अंडर रूट पाई। अब इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका 1 आएगा, ये मैंने साइन का एक्सपेंशन लिख दिया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एंड सो ऑन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो 2 अल्फ़ा अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। अब वैल्यू पुट आउट कर देते हैं हम, लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने के बाद कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स क्यूब 3, ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा टू द पावर 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ये देखेंगे आप कि अल्फ़ा अल्फ़ा बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फ़ा को कॉमन निकाल लेंगे और ये बाहर भी अल्फ़ा है तो सिर्फ 2 अंडर रूट पाई बचेगा एंड अंदर क्या बचेगा आपके 1 माइनस 1/3 प्लस 1/10 एंड सो ऑन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 0.84 ये आएगी इसमें वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज में देखेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी 84%, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the value of expectation value of px in the ground state of one dimension simple harmonic oscillator is, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बात करें, ठीक है। तो इसमें आपकी जो पी एक्स की वैल्यू दी होती है, आप जब क्वांटम में पढ़ेंगे हम, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, एम ओमेगा एच क्रॉस अंडर रूट आयोटा, और ये होता है ए कैप डैगर माइनस ए कैप, ओके। एंड देन इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे आएगा आपका एच क्रॉस और यहाँ आएगा 2, ये हो गया। अब यहाँ पे आप जनरल फॉर्म लिख के चलेंगे, मान लीजिए अभी हम n के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो n या फिर आप 0 के लिए मान लीजिए, ग्राउंड स्टेट है ना, उसको 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी यही हो गया आपके लेडर ऑपरेटर्स, ये हो गया राइजिंग और ये हो गया लोअरिंग। जो आपके ए कैप डैगर को अगर हम किसी स्टेट पे ऑपरेट करवाते हैं तो वो क्या करता है, उसको राइजिंग ऑपरेटर क्यों नाम रखा गया है इसका, क्योंकि ये स्टेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और इसको लोअरिंग ऑपरेटर दिया गया क्योंकि ये क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ये आ जाएगा n-1। तो बस आप सिंपली वैल्यू पुट आउट कर देंगे, आयोटा एम ओमेगा एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2 एंड सबसे पहले हम किस पे ऑपरेट करवा रहे हैं, इधर से ऑपरेट करवाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप ऐसा लिखें, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका ए कैप डैगर माइनस ए कैप, और ये आपका इस स्टेट पे ऑपरेट करवा रहे हैं, ओके। देन यहाँ कितना आ जाएगा, आयोटा, ये आपका 0 ऐसा कैसा रह गया, आयोटा एम ओमेगा एच क्रॉस 2, और इसको 0 पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या बना देगा इसको 1, एंड यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 1, माइनस इसको 0 पे ऑपरेट करेंगे तो ये 0 क्या आ जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। एंड देन ये आपका क्लोज। अब यहाँ पे ये सारे तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, एंड देन 0 को 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1, ये क्या हो गई, ऑर्थोगोनल हो जाएगी ये, तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जितने भी हम पी की जो जितनी भी ऑड पावर होती है उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 ही आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट, चूज रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ पॉली स्पिन मैट्रिसेस। जो आपकी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, इन सब की आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 1 1 0। सिग्मा वाई होती है हमारे पास 0 माइनस आयोटा, आयोटा एंड 0। एंड सिग्मा जेड जो होगी वो हमारे पास क्या होगी 1 0 0 एंड -1। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से पता चल रहा है ट्रेस क्या है, सबका 0 आ रहा है, इनका स्क्वायर करेंगे तब भी ये 1 ही आएगा। एंड आप यहाँ पे सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स करके देखेंगे तो दोनों एक दूसरे में क्या आएगा, नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। ओके, ये तो मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ए बी इज इक्वल्स टू नॉट ऑफ बी ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इसीलिए नेगेटिव आके इसको क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 4th पे। तो जो पॉली मैट्रिसेस होती है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनको किसी आप ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ए डॉट बी प्लस आयोटा सिग्मा ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे जो ए और बी दोनों क्या है, एन ही है, तो एन क्रॉस एन क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म को 0 कर देगा एंड देन एन डॉट एन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपके आई मतलब कितना आएगा 1, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है 0। तो आपका ऑप्शन 4th इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन द एडिशन ऑफ 2 एंगुलर मोमेंटा Z1 एंड Z2। तो वो कितना होता है हमारा, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो आपका ऑप्शन 3rd इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लेबेज गॉर्डन कोफिशिएंट आर। क्लेबेज गॉर्डन कोफिशिएंट क्या देते हैं हमें, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए देते हैं, और उसमें क्या बताया मैंने आपको, मोड करते हैं हम। तो मोड में क्या आ जाएगा, आपके सारी वैल्यूज़ क्या आएगी, रियल आएगी। तो आपका ऑप्शन 1 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 76, 1 डायमेंशन मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज। तो ये आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारा, 1/√π इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ f(x) इंटू e⁻i इंटू dx। और जो आपका p होता है यहाँ पे मोमेंटम, वो क्या होता है, k h क्रॉस होता है। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय h क्रॉस। ओके, एंड देन यहाँ से अगर मैं वापस से f(x) निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 1/√2π, और यहाँ पे h क्रॉस आपका इसी वजह से आ रहा है, और -∞ टू ∞ ये हो जाएगा आपका f(p). ठीक है, मैंने इसको p लिख दिया, और ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, एंड k को क्या लिखेंगे, p डिवाइडेड बाय h क्रॉस इंटू dp। तो आपका इसमें कौन सा मैच कर रहा है, अभी ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट 77, द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्वांटम स्टेट इज गिवन बाय दिस, हियर NLM वैल्यू इज। तो यहाँ पे क्या, वेव फंक्शन के साथ आपके पास 2 टर्म्स और होती है, एक तो PL cos थीटा जो आपकी एंगुलर मोमेंटम को शो करती है, एंड e⁻i ml जो कि आपकी ml को शो करती है। तो यहाँ पे दोनों ही टर्म नहीं, इसका मतलब L भी 0 है और ml भी 0 है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की ये जो टर्म होती है ये ऐसे लिखी होती है जनरल फॉर्म में, ये n को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब आपके n कितना हो गया यहाँ से 3, और ये दोनों कितने हो गए 0। तो आपका ऑप्शन 3 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनसाइड एन इन्फिनिटी स्फेरिकल वेल, then ground state energy of electron for the case where orbital angular momentum of electron is 0। तो जो आपका V इफेक्टिव होता है इसमें वो होगा मेरा L+1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, ये आपका होता है एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो ये 0 हो गया अभी आपका, तो ओवरऑल आपका सब क्या रह जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल पार्ट ही रह जाएगा, ओनली सेंट्रल पार्ट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे एक्स वाई स्फेरिकल की बात करें ना, तो यहाँ पे सब में क्या आएगा आपका, ये हो जाते हैं r sin थीटा कोस फाई, इस वजह से बाकी सारी टर्म्स भी आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपका होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो क्या होगी हमारी, जो 1D होती है उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जो 1D होती है उसी की सेम होती है। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in 1 dimension simple harmonic potential this with angular frequency, a small perturbing term is added to V0, the first order perturbation to the energy। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकालना। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एक तरीके से। तो ये आपका जो आपकी परटर्बेशन वाली टर्म आ गई वो, एंड ये आपका सॉरी ये V0 नहीं, परटर्बेशन टर्म को मान लीजिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, एंड देन
और हम वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूँ जनरल अभी, या फिर आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्वांटम के अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ, क्लासिकल के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो आप फिर इसमें आप ऑपरेटर यूज़ नहीं करके आप इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वांटम ईजी रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्टिफिकेशन दे रखा है डेल्टा के एक्स स्क्वायर, ओके, एंड एन, तो हाफ डेल्टा के और इसको बाहर निकाल लेंगे एन एक्स स्क्वायर और ये एन, तो जब आपका ऑपरेटर एक्स के स्क्वायर तो उसकी वैल्यू आप ये उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग रख देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें होता है एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा और ये हो जाएगा हमारा 2n+1, ये वैल्यू होती है हमारी एक्स कैप स्क्वायर की, ओके। यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है ना, तो ये आपकी ये वैल्यू होती है। तो मैं n पे ऑपरेट करें तो अभी यहाँ कितना आ जाएगा डेल्टा के और ये कितना हो जाएगा एच क्रॉस 2m ओमेगा 2n+1। ग्राउंड स्टेट की बात करें, क्योंकि यहाँ कोई मेंशन नहीं किया हुआ है n वगैरह, तो हम n को क्या लेंगे 0 फॉर ग्राउंड स्टेट, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर E01 = 1/4 डेल्टा के एम ओमेगा एच क्रॉस, ओके। एंड देन इन्होंने दिया हुआ है ओमेगा =k/m और इन्होंने इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है इसको, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा के भी आ रहा है, तो मैं ऊपर से ओमेगा स्क्वायर =k/m कर देती हूँ, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ओमेगा का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 डेल्टा के एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख देंगे के और ये कितना आ जाएगा एच क्रॉस ओमेगा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर पर्टिफिकेशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट पर्टिफिकेशन वेरिंग साइनसोइडल इन टाइम लीड टू, इसमें आप देखेंगे कि जब हम पर्टिफिकेशन को लेके चलेंगे कोई सा भी साइनसोइडल, मान लीजिए मैंने कॉस ओमेगा टी ले लिया, ठीक है, एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है -i/h क्रॉस इंटीग्रेशन 0 to t' आपका जो VNM एंड e⁻i ओमेगा नॉट t dt प्राइम उसका मोड स्क्वायर, ये होता है। अब मैं यहाँ इसको वैल्यू पुट आउट करूँगी एंड देन कोस को आप एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख के सॉल्व करेंगे तो डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड डेल्टा फंक्शन में आपकी 2 टर्म निकल के आएगी इसमें, ओके। इसी सिमिलरली 2 टर्म निकल के आएगी डेल्टा की, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा, एक में हो जाएगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और एक में हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ऐसे 2 टर्म्स निकल गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। अब यहाँ पे इतना सारा नहीं कर सकते हैं, ये आपका एक जेटली में क्वेश्चन भी है तो उसके अकॉर्डिंग ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज अ डायरेक्ट एविडेंस फॉर द क्वांटाइज नेचर ऑफ एनर्जी स्टेट इन एटम्स, एनर्जी स्टेट को बताना है क्वांटाइज, तो ये डेविसन जर्मन तो क्या बताया था हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम करते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्टैन गेर्लक क्या होता है हमारा स्पिन के लिए होता है, रदरफोर्ड हमारा न्यूक्लियस के लिए होता है, तो ये बचा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल में होता भी ये इसीलिए क्वांटाइज्ड नेचर देखना होता है, तो हम इसमें मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं, तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 82, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इज पर फर्मी गोल्डन रूल, उसका भी फॉर्मूला फिक्स होता है, उसमें ऑप्शन आपका 1 करेक्ट होगा, यही फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट JW KB एनर्जी लेवल ऑफ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय, तो यहाँ पर आपको पूरा इतना लंबा नहीं निकालना है, क्वांटम के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, काफ़ी इजी रहेगा ये आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो En की वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है n + हाफ h क्रॉस एंड √i 2m अल्फ़ा गामा 1/μ + 3/2 अपॉन 1/μ + 1 टू द पावर 2μ एंड μ + 2, वेयर जो आपके अल्फ़ा और म्यू क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपका जो पोटेंशियल है वो इस प्रकार से वेरी करता हो, ओके। तो यहाँ पे हमारे फॉलिंग बॉडी के लिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसका मतलब ये अल्फ़ा हो गई और ये क्या हो गया हमारा x,
और ये क्या, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब म्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि n तो कहीं पे दिया 1, इसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है कि अल्फ़ा के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा आपका जो टोटल एनर्जी है वो, और जैसे कि इन्होंने n बराबर 0 के लिए दिया होता तो, और n के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी हम सिर्फ अल्फ़ा के लिए देख लेते हैं। तो अल्फ़ा के लिए प्रोपोर्शनलिटी होती है इसमें ई अल्फ़ा इज़ प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 2। ओके, एंड देन यहाँ पे म्यू कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पे कितना है अभी mg टू द पावर 2/3। बस, तो आप यहाँ देख लीजिए कि mg की पावर 2/3 कहाँ आ रही है, यहाँ पे mg की पावर 2/3 आ रही है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ देखिए आप, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन द स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो इसमें आपका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा 1/π(a³) होल टू द पावर 1/2 e टू द पावर -r/a। ओके, एंड जो आपका ये स्टार्क इफेक्ट है वो क्या होता है हमारा कि जब हम एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब। ओके, तो उससे जो इसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो पोलराइजेशन की जो एनर्जी होगी फिर वो क्या हो जाएगी ई एप्सिलॉन, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा हमारा जेड डायरेक्शन में। ओके, एंड देन यहाँ जेड के भी रहने देते हैं, इसको आर कोस थीटा में हम कन्वर्ट नहीं करते। एंड आपको क्या निकालना है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास समेशन NLM इज़ नॉट इक्वल्स टू 100। ये आपकी 100 वाली स्टेट है। ओके, 100 वाली स्टेट, एंड मोड ऑफ NLM HP जो आपका पर्टिवेशन है इसमें वो। ओके, और इन 100 के लिए निकाला है। एंड नीचे हो जाएगा आपका एनर्जी का डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले हम एनर्जी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास इसमें -KE²/2A0, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1/n²। ओके, देन ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 1 के लिए निकालूँ 100 या 2 के लिए निकालूँ तो जो वो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कम ही आएगा हमारे पास। ओके, इससे तो ये जो 100 NLM है इसके कंपैरिजन में कम ही आएगा। तो हम E1 - E2 कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा E1 - E2 करेंगे तो -KE² 2ε0 1/1² -1/2² 1/4 है ना। अगर आपको नहीं पता चला मैं डायरेक्ट लिख देती वरना 2A0 एंड 1 - 1/4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1 3 KE², नीचे 4 बचेगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी E1 - E2 की। ओके, एंड देन हम अपन निकालते हैं NLM HP 100 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मोड स्क्वायर था। तो यहाँ पे HP की वैल्यू ये होगी, मतलब Z का स्क्वायर हो जाएगा। और NLM से अगर मैं 100 के अलावा कुछ करूँगी तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा 0 बना देगा उसको, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम 100 ही पुट करेंगे, तो ये Z² हो जाएगा एंड 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये Z² हो गया ना क्योंकि यहाँ मोड स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म में कांस्टेंट मैं बाद में लिख दूँगी। अभी मैं आपको जनरल जो टर्म्स चाहिए उनको पर्टिकुलर सॉल्व करके बता रही। और ये जो इसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Z² वो हमें मिलेगी A²। यहाँ आप इतना लंबा इंटीग्रेशन में सॉल्व करके नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन आप इजीली अगर आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है तो उसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि Z² निकालते हैं, X² निकालते हैं एंड सोन सारी चीज़ें निकालते हैं। ओके, देन उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा A² हो जाएगा। तो मैं बस सिंपली वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर E² एप्सिलॉन²। ये कहाँ से आया, क्योंकि इसके अलावा 2 टर्म्स भी तो थी ना अंदर, एंड इसको मिला हमें A0²। ठीक है, यहाँ पे A0 लिख लीजिए। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 KE², 8 ऊपर चला जाएगा और ये A0 ऊपर आ जाएगा। ओके, एंड देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बच जाएगा आपके पास -8/3 K एप्सिलॉन² और A0³
ये आ गया आपके सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप कॉन्स्टेंट से मैच करके देख सकते हैं, ए नोट क्यूब और ई स्क्वायर, लेकिन माइनस यहाँ आ रहा है तो उससे भी कर सकते हैं। या फिर आप जब इस कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे और इस कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो दोनों में सेम ही वैल्यू निकल के आएगी आपके पास। ओके, तो आपका इसमें ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Next question, the photon corresponding to transition between two level 1 and 2 have an energy h mu is equals to E2 minus E1. The ratio of Einstein coefficients A21 divided by B12 is proportional to nth power of mu. Here n is, ये आपका जो mu है यहाँ पर क्या होगी, आपके यहाँ फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। और जो हमें एनर्जी डेंसिटी होती है लेज़र के लिए वो हमें क्या मिलती है यहाँ पर, A21 डिवाइडेड बाय B21 e टू द पावर h mu डिवाइडेड बाई के बी टी माइनस B21 और अपॉन B12। एंड इसको हम कंपैरिजन करते हैं प्लांक की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये सेम ही टर्म होती है h म्यू के बी टी माइनस 1 एंड यहाँ होता है हमारे पास 8 पाई म्यू क्यूब एंड सी क्यूब, h भी होता है। ओके, एंड देन यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो A21 अपॉन B12, अब यहाँ देखिए आप B21 अपॉन B12 को मैं यहाँ से कंपेयर करूँगी तो 1 हो गया, इसका मतलब B21 को मैं B12 लिख सकती हूँ। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पाई एच म्यू क्यूब बाय सी क्यूब। अब यहाँ देखिए आप ये फ्रिक्वेंसी कौन सी पावर के प्रोपोर्शन है, थर्ड पावर, तो आपका ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, for system of two identical particle each of which can be in one of n quantum state the number of symmetric state of system are। तो इसमें जो सिमेट्रिक स्टेट के लिए क्या हो जाएगा आपका n+1/2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अमंग इलेक्ट्रॉन UeE and their interaction with the nucleus UeN in the neutral atom is given by। तो वैसे तो न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जितनी भी इंटरेक्शन एनर्जी न्यूट्रल एटम में मतलब ओवरऑल उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जो आपका इंटरेक्शन का है और जो रिपल्सन और जो आपका अट्रैक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम लेकिन अपोजिट होना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्होंने ऑप्शन ये दिया हुआ है, मुझे भी अभी तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ है, हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन कहीं पर भी इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं मिला है अभी तक। देखते हैं फिर, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर से बताना, तो मैं अभी तो कोशिश कर ही रही हूँ, मैं आपको और बता दूंगी इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट, डिराक पार्टिकल हैज़ ए स्पिन ऑफ। डिराक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से जो हमें होल मिलते हैं। ओके, तो ये इसकी स्पिन क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है इसकी स्पिन हाफ होती है, इसकी भी क्या होगी, हाफ होगी, तो h×2। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन इज E if λ1 be the de Broglie wavelength of the proton and λ2 be the wavelength of the photon। देन रेशो, तो आपका जो एनर्जी होती है फोटोन की E इज इक्वल्स टू PC होती है, एंड E इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास h म्यू होता है, और E इज इक्वल्स टू क्या होगा HC बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू PC, एंड देन लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास h/p, ठीक है। एंड जो आपका प्रोटोन होता है उसके लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा h/√2mk। ओके, एंड देन यहाँ क्या दिया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन इज E if λ1 be the de Broglie wavelength of the proton and λ2 the wavelength of photon। the energy of proton is equals to kinetic energy of proton। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वही इसकी E है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से लैम्डा फोटोन कितना हो जाएगा आपका HC अपॉन E, ठीक है। देन लैम्डा P अपॉन लैम्डा PH इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h/√2me। ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वही क्या है इसकी भी एनर्जी, तो या फिर हाँ, तो कितना आ जाएगा ये HC अपॉन E, तो यहाँ E की पावर कितना बच जाएगा ऊपर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। द डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर इज, तो डी-एलेम्बर्ट ऑपरेटर क्या होता है आपका कि इसमें 4 डायमेंशन स्पेस में होता है ये हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, a system absorbs 35 joule heat and the process it does 11 joule of work। the system follow another thermodynamic path
to same final state from same initial state and does 15 joule of work, the heat transferred in the process is। तो जो आपको पहले हीट दी हुई है वो ये रही, और आपका जो वर्क है वो ये रहा, और उसके बाद जो आपने वर्क किया वो 15 जूल हो गया। अब आपको बताना है कि इसमें आपने कितनी हीट ट्रांसफ़र करी। तो यहाँ पर जो आपका होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग होता है डी यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये क्या होता है हमारा, एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया कि इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट पे फुल डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये इसलिए कंजर्व्ड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई हमारी, सेम हो गई। तो डी यू कितना हो जाएगा हमारा, 0। इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। देन Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2 माइनस Q1, सॉरी Q1 माइनस W1 प्लस W2। तो कितना आ जाएगा 35 माइनस 11 और ये प्लस 15, तो 35 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 39 जूल। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ सिंपल ऑफ ideal gas gamma is equals to 1.4 is heated at constant pressure. If an amount of 140 joule of heat is absorbed by the gas, the change in internal energy of gas is। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो क्या होता है हमारा DU/NCV/dt। ठीक है, ये होता है हमारा जो आइडियल गैस है उसके लिए। ओके, एंड देन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि जो हमारी हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो Q इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा NCP/dt। यहाँ से अगर मैं dt की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा Q/NCP। देन du इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा NCV/NCP इंटू Q। देन CV/CP इंटू Q, और जो आपका CP/CV है वो कितना होता है गामा, तो ये कितना हो जाएगा Q/गामा। तो कितना हो जाएगा 140/1.4, तो ये कितना आ जाएगा 100 जूल। तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नोट इंजन इन टर्म ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो रो एंड एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा इज गिवन बाय। तो जो आपका इसमें ईटा होता है वो हमारा किस तरीके से रिलेटेड होता है 1 माइनस T2/T1। और जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है हमारा ऐसे यहाँ पर इस वाली लाइन में, तब हमारे पास जो उनका उसका रिलेशन होता है वो होता है T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू V3/V2 एंड गामा माइनस 1। यही आपका एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन रेशियो होता है वही होता है, ये इसको रो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो 1 माइनस T2/T1 कितना हो जाएगा 1/रो एंड उसकी पावर कितनी हो जाएगी गामा माइनस 1। तो जो आपका इसमें होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। तो सेकेंड लॉ क्या होता है आपका एंट्रोपी से रिलेटेड होता है, और वो किस तरीके से होता है dQ/T। और जो फर्स्ट लॉ होता है वो अभी आपको मैंने बताया था du इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास PdV। ठीक है, बस तो यहाँ वैल्यू पुट आउट कर देंगे हम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास du इज इक्वल्स टू dQ कितना हो जाएगा TdS माइनस PdV। ओके, एंड देन यहाँ से TdS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा du प्लस PdV। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ गैस एक्सपांड आइसोथर्मली टू 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। द चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट R इज। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल के लिए होती है हमारे पास NR ln V2/V1। ये जो हमारा एक्सपेंड हुआ है वो वॉल्यूम। ओके, चेंज इन वॉल्यूम। तो जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है उसका कितना है 4 टाइम्स, मतलब V2 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ V1। और 1 मोल गैस की बात करें इसका मतलब N इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहाँ R ln 4V1 डिवाइडेड बाई V1। देन R ln 4, ln 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 से 2 आगे आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ R ln 2 एंड देन ln 2 की और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.387। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। तो इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आपको थोड़ा ट्रिकी से याद रखने का तरीका याद करवाते हैं हम कि डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा P इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा S P। ये होता है टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप इस तरीके से याद करें इसको, टैगोर विद्या
पब्लिक एंड ये स्कूल। ओके, एंड देन इसमें आपको ऐसे चेंज करना होता है, ग्रेटर देन के साइन के साथ चेंज करेंगे आप। ठीक है, तो ग्रेटर देन के साइन के साथ कैसे चेंज करेंगे, पहले क्रॉस में चेंज कर लेते हैं। तो डेल्टा एस ऊपर आ जाएगा, डेल्टा पी ऐसा कैसे ही रह जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा, यहाँ डेल्टा टी आ जाएगा। जब क्रॉस में करेंगे तब माइनस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ ये हो गया। अब वापस क्या करेंगे कि एक बार क्रॉस कर लिया, अब इसका रिवर्स करेंगे, तो ये ऊपर डेल्टा पी हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव अभी जब आप क्रॉस करेंगे तभी ही नेगेटिव आएगा। ओके, देन उससे पहले नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका वी, यहाँ हो जाएगा आपका एस, एंड देन अदर नेक्स्ट वापस से मैं क्रॉस करती हूँ तब क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्रॉस करना है मुझे अब, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन बनाना है। तो पहले मैंने ऐसे क्रॉस कर लिया, अब ऐसे क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और अब क्रॉस करेंगे तो वो साइन हट जाएगा, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ओके, एंड देन यहाँ हो जाएगा मेरा कांस्टेंट वी एंड कांस्टेंट टी, एंड देन वापस से आप क्या करेंगे, इनको रिवर्स करेंगे तो वापस ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग ये सारी होती है। अब आप मैच करके देख लीजिए, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। इसमें देखा आप, यहाँ देखिए डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, इसमें देखिए आप क्या आ रहा है, अपने माइनस आ रहा है, तो यहाँ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 4 रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अ डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है हमारे पास H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। और एंथैल्पी क्या होती है, एक तरीके से एनर्जी होती है। ठीक है, तो एनर्जी होती है, लेकिन एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, जूल डिवाइडेड बाय केल्विन, जबकि इसकी तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी क्या, तो यहाँ से देख लेते हैं हम, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, एंड डी यू को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी टी वी प्लस वी डी पी, देन ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस वी डी पी। और इन्होंने क्या बताया अभी, आइसोबैरिक, तो पी क्या होता है आइसोबैरिक में, कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा पी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू, मतलब ये किसके इक्वल हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी के इक्वल नहीं होके हीट में चेंज के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल आइसोबैरिक एडियाबैटिक प्रोसेस, तो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक तो क्या हो गया, यहाँ तक तो आपका करेक्ट हो गया, बचा क्या, डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू को क्या लिख सकती हूँ मैं, टी डी एस। और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो इसका मतलब डी एच इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब एच क्या रह गया आपका, कांस्टेंट रह गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया, तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनके साथ रिलेशन बताना, अभी मैंने आपको लिखवाया H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ Cp माइनस CV फॉर एन आइडियल गैस इज, तो जो Cp माइनस CV की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, T डेल्टा V डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एंड देन यहाँ से हमारे पास E की जो वैल्यू होती है वो होती है जो आपका मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है, उसको हम ऐसे निकालते हैं, डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाई E। ये प्रोपोर्शनल होता है पहले, देन अगर साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से E की जो वैल्यू होती है वो होगी हमारे पास dP अपॉन dV एंड -1/V, और जो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा V अपॉन V और डेल्टा T, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dV अपॉन dt इंटू 1/V। ओके, एंड देन बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। अब सॉरी, मैंने गलत लिखा है, ये होगा आपका डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एंड डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट आउट कर देंगे, देन क्या आ जाएगा है
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू टी। डेल वी अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं अब अपन यहाँ से, अल्फ़ा इंटू वी। डेल पी अपॉन डेल टी को देखिए आप, तो यहाँ डेल टी अपॉन डेल टी परफेक्टली निकल के नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेल पी अपॉन डेल टी को पहले ऐसे लिखेंगे, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू होगा डेल पी अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ से देखेंगे हम कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डेल पी अपॉन डेल वी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ई अपॉन वी। ओके, ई अपॉन वी, और डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास, अल्फ़ा इंटू वी। तो यहाँ पुट आउट कर देंगे, टी इंटू अल्फ़ा ई इंटू ई अपॉन वी इंटू अल्फ़ा वी, तो कितना हो जाएगा, टी ई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू वी। तो टी ई अल्फ़ा स्क्वायर वी, ये आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ जेड आई एंड जेड जे आर पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू सिस्टम रेस्पेक्टिवली एंड जेड आई जे कैप इज पार्टीशन फंक्शन ऑफ कंबाइंड सिस्टम एट टेम्परेचर टी, देन, तो आपको बताना है कंबाइंड सिस्टम का क्या होगा। तो जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टी होती है, सॉरी प्रोबेबिलिटी होती है, स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है, और वो क्या होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव ने भी फॉलो करती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में इस पेपर को हम ख़त्म कर देंगे, जो कि 2016 का सेकंड पेपर चल रहा है ये हमारा, जिसमें हम 101 to 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में किसी में भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देंगे, मैं पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।